हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम ऑल अगेन ऑन दिस पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर्स यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फाइनली पॉलिटिकल थॉट के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम प्लेटो की बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम और भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर्स की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्लेटो की बात है इसलिए क्योंकि प्लेटो से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है बनते हैं। ठीक है, आपके नेट के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन जो प्लेटो से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जिस तरह से हमारे पास टाइम है, जिस तरह से हमारे अभी हमारी स्ट्रैटेजी है, उस हिसाब से मैं इस तरीके से प्रेपरेशन कर रहा हूँ और करवा रहा हूँ ताकि कम से कम टाइम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ आ जाएं। ठीक है, ज़्यादा हम कंफ्यूज ना हो और एक एग्ज़ाम ओरिएंटेड माइंड से, ठीक है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड माइंड से हम चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो देखिए, प्लेटो के संदर्भ में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वेलकम है आप लोगों का, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियोस इंडियन पॉलिटी के ऊपर, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ये सब कुछ चीज़ों को लेकर हम बहुत सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। लगभग 92 वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। तो आपके नेट के एग्ज़ाम के लिए वो सारे वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप उनका टाइटल देखकर ये डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन कितना ज़्यादा ज़रूरी सा टॉपिक है। ठीक है, आप वो वीडियो देख सकते हो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो ताकि आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाए, साथ में आपके दोस्तों की भी अच्छी तैयारी होती रहे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें पहले बात करने वाले प्लेटो की। तो प्लेटो का जो इनका जो जीवन का काल है वो कब से कब तक रहे, वो 428 27 से लेके 347 BC तक के रहे हैं। ठीक है, प्लेटो की इम्पोर्टेंट तीन जो बुक्स हैं, ठीक है, रिपब्लिक कब लिखी गई, 380 से 370 BC में लिखी गई, स्टेट्समैन 360 BC में लिखी गई, और लॉज ये 350 BC में लिखी गई। तो आपने मोटे मोटे तौर पर इन चीज़ों को बिल्कुल टिप पे याद करने। प्लेटो इज़ द फाउंडर ऑफ फिलोसॉफिकल आइडियलिज्म। फिलोसॉफिकल आइडियलिज्म का फाउंडर माना जाता है प्लेटो को। हो सकता है इस तरह से भी क्वेश्चन मैच करने के लिए आते हैं कई बार। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल थिंकर्स होता है, उस थिंकर होता है, उसको जो है पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के साथ जो है मैच करना होता है। तो प्लेटो जो है इनको फाउंडर माना जाता है किस बात का, फिलोसॉफिकल आइडियलिज्म, आदर्शवाद और दार्शनिक आदर्शवाद। ठीक है, फिलोसॉफिकल जो अप्रोच है वो काफ़ी ट्रेडिशनल, बहुत ही मतलब ओल्डेस्ट अप्रोच है पॉलिटिकल साइंस को स्टडी करने की। ठीक है, और प्लेटो को कहीं ना कहीं एक फिलोसॉफिकल आइडियलिज्म का जो है फादर या फाउंडर भी माना जाता है, जिसमें फिलोसॉफी में बस ये देखा जाता है कि क्या होना चाहिए। ठीक है, व्हाट आउट टू बी। ठीक है, इस तरह से बात की जाती है किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर कि वहाँ पे किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, नाउ प्लेटो हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज पोइट ऑफ आइडियाज़। इनको जो विचारों का पोइट, विचारों का कवि भी माना जाता है। तो हो सकता है इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो जो भी एक्सेप्शनल चीज़ें हैं मैंने वो सारी ऐड करने की कोशिश की है, मोटे मोटे तौर पर सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें प्लेटो से रिलेटेड। ठीक है, पॉइंट ऑफ आइडियाज भी इनको माना जाता है, एंड फिलोसोफर ऑफ ब्यूटी। प्लेटो का ये मानना था कि ब्यूटी कैन एग्जिस्ट विदाउट अ ब्यूटीफुल थिंग। अगर कोई अच्छी चीज़ नहीं भी है तब भी उस अच्छाई की कल्पना की जा सकती है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है जब प्लेटो अपने आइडल स्टेट की बात करते हैं। ठीक है, आदर्श राज्य की बात करते हैं प्लेटो। वो आदर्श राज्य वास्तव में नहीं था, प्रैक्टिकली नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक कल्पना की है कि किस तरह का राज्य होना चाहिए, उस राज्य के अंतर्गत किस तरह का एक शासन होना चाहिए, किस तरह से एक फिलोसोफर किंग होगा, किस तरह से जस्टिस होना चाहिए, किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, कि किस तरह की सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में प्लेटो जो है कल्पना करते हैं। ठीक है, दैट्स वाई ही इज़ अ फिलोसोफर ऑफ ब्यूटी एंड अ ट्रू फाउंडर ऑफ कल्ट ऑफ हारमोनियस लिविंग। ठीक है, तो इस तरीके से प्लेटो जो है इस जो ब्यूटी है, ठीक है, उसकी एग्जिस्टेंस को मानते हैं विदाउट अ ब्यूटीफुल थिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ, ये जो कल्ट ऑफ हारमोनियस लिविंग का मतलब क्या होता है कि प्लेटो एक ऐसे रास्ते की खोज करना चाह रहे हैं। ठीक है, कल्ट मीन्स पंथ, रास्ता। ठीक है, एंड हारमोनियस कि आप जो है एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने जो समन्वय को जो है इम्पोर्टेंट माना है जस्टिस को इस्टेब्लिश करने के लिए, कि जो भी समाज की क्लासेस हैं, ठीक है, अलग अलग क्लासेस हैं, ठीक है, उनमें जो एक समन्वय होना चाहिए। ठीक है, हारमनी होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आगे चलने की भावना होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से लोगों को रहना चाहिए। तो उसका भी इनको जो है एक मेन फाउंडर जो है माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं।
आगे हम देखते हैं प्लेटो की इम्पॉर्टेंट राइटिंग्स। देखिए प्लेटो की बुक से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज के बारे में बताया, ठीक है। इसके अलावा जो एक्सेप्शनल जो इनकी और बुक्स रही हैं, ठीक है, यहाँ से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलो वो तो मेन हाईलाइटेड बुक्स है, वो तो आपको याद रहनी ही रहनी है, लेकिन ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इनको आपने याद करना है, रोज़ आप इनको रिवाइज़ कीजिए, ठीक है, या इनका कोई निमोनिक्स बना लीजिए कि आपको किस तरीके से बुक्स याद रखनी है, क्योंकि बुक से ये पूछा जाता है कि मान लीजिए बुक अगर इस तरह से भी पूछा गया कि प्लेटो की कौन सी बुक में किस चीज़ के बारे में बात की गई, ठीक है, जैसे मान लीजिए जस्टिस में न्याय की बात की गई है, वैसे ही ये भी जो इनके जो डायलॉग्स हैं, ठीक है, इनमें भी कहीं ना कहीं एक जो सेंट्रल आइडियाज़ हैं, ठीक है, उनको पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले प्रोटोगोरस जो है, प्रोटोगोरस कंपेयर्ड विद सोक्रेटिस, ठीक है। और जो लेशस जिनका दूसरा डायलॉग है, इसमें करेज को परिभाषित किया गया है। चार्मिडीज में आत्मज्ञान के बारे में, ठीक है। फीडो में आत्मा की अनश्वरता के बारे में बात की गई, किसमें, फीडो में। और क्रीटो में जो है राजनीतिक उत्तरदायित्व के बारे में। अपोलॉजी में जो सुकरात के बचाव के लिए, और रिपब्लिक रिलेट्स टू जस्टिस एंड स्टेट्समैन और द लॉज जो उनकी अन्य बुक्स हैं, ठीक है। तो प्लेटो की इसके साथ साथ कुछ अन्य पुस्तकें और भी, जिसमें मीनो जिसमें सद्गुण पढ़ाने पर बल दिया, ठीक है। और मेनेक्सनस इसमें स्वर्ण युग की आलोचना की गई है। गॉर्जियस इसमें विवेक द्वारा निर्णय पर बल दिया गया है, ठीक है। सिम्पोजियम इसमें प्यार पर बल दिया गया है। और टाइमियस इसमें जीवन तथा भगवान पर प्रकाश डाला गया है। एंड फिलेवस, ठीक है, इसमें एथिक्स और अच्छी ज़िंदगी पर बल दिया गया है। तो ये सारे डायलॉग्स आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड हैं कुछ चीज़ें कि आप जो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सिर्फ सिंपल पूछा जाएगा। प्लेटो से काफ़ी फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगर उनकी राइटिंग से क्वेश्चन आएंगे तो आप ये तो भूल ही जाइए कि रिपब्लिक या द लॉज या स्टेट्समैन इस तरह की सिंपल पुस्तकें पूछी जाएंगी, ठीक है। क्योंकि जो अदर जो उनके डायलॉग हैं यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको ये सारे रखने पड़ेंगे, ठीक है, याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कोटेशंस हैं, ठीक है, कि हु कैरेक्टराइज्ड प्लेटोनिज्म एज अ इंटेलेक्चुअल साइड ऑफ क्रिश्चियनिटी, ठीक है। प्लेटो को जो है क्रिश्चियनिटी की एक इंटेलेक्चुअल साइड जो है माना है प्लेटोनिज्म को। तो किसने, फ्रेंकोइस, मैरी अराउंड वोल्टेयर एंड फ्रेडरिक विल्डन एंड नीत्शे, ठीक है। इन लोगों ने जो है प्लेटोनिज्म को क्या माना है, इंटेलेक्चुअल साइड ऑफ द क्रिश्चियनिटी माना है, ठीक है। एंड हु इज़ क्रेडिटेड फॉर लेइंग द फाउंडेशन ऑफ ग्रीक पॉलिटिकल थियरी, तो प्लेटो जो ग्रीक जो पॉलिटिकल थ्योरी है, ठीक है, उसकी फाउंडेशन जो रखी है, जिसने रखी है, ठीक है, तो उसका क्रेडिट किसको जाता है, प्लेटो को जाता है। ग्रीक पॉलिटिकल थ्योरी की फाउंडेशन रखने का जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, प्लेटो को। ना हु सेड entire European philosophical tradition is nothing but a set of footnotes to Plato, है ना। किसने कहा है कि एंटायर जो यूरोपियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन है, ठीक है, यूरोप का जो फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन है वो कुछ नहीं है बल्कि सिर्फ प्लेटो के फुटनोट्स हैं, ठीक है। तो ये वाइट हेड ने कहा है, ठीक है। तो आपने इस तरह से ये कोटेशनें याद रखनी है, प्लेटो के संदर्भ में ये कोटेशनें कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटो की जो चिंतन पद्धति है वो कौन कौन सी है। तो इनके जो इनका जो मेथड होता है, ठीक है, प्लेटो है चाहे कोई भी पॉलिटिकल थिंकर्स हो, उनका जो एक जो मेथड होता है, ठीक है, मेथड ज़रूर पूछा जाता है, मैच करने के लिए पूछा जाता है। तो देखिए द्वंद्वात्मक, सबसे पहले हमें पता है कि डायलैक्टिक, जिसमें वो डायलॉग करके कोई भी इशू है और सबसे पहले वो उस पर डायलॉग करेंगे, ठीक है, दूसरों से क्वेश्चन पूछेंगे। डायलैक्टिक का मतलब क्या होता है, जिसमें वाद विवाद करके जो किसी क्वेश्चन का जो आंसर निकाला जाता है या किसी पर्टिकुलर इशू के कंक्लूजन पे पहुंचा जाता है, ठीक है, डायलॉग करके। तो ये डायलैक्टिक मेथड, तो डायलैक्टिक मेथड भी है प्लेटो का, विश्लेषणात्मक भी है, स्वदेशात्मक भी है। स्वदेशात्मक इसको टेलीलॉजिकल भी कहते हैं, ठीक है। एरिस्टोटल का भी है, जिसमें संपूर्ण की कल्पना पहले की जाती है, ठीक है, उसके बाद जो है उस तरफ जो है चला जाता है, ठीक है। कल्पना रिजल्ट की या नतीजे की कल्पना पहले की जाएगी और उसके बाद जो है उसके ऊपर जो है एक्ट किया जाएगा, ठीक है। इसको स्वदेशात्मक कहते हैं, निगमनात्मक कहते हैं, सादृश्यात्मक कहते हैं, तथा ऐतिहासिक आदि पद्धतियों का जो है प्रयोग किसने किया, प्लेटो ने किया। रिपब्लिक के छठे भाग के में ज्ञान के कितने भाग बताए गए हैं। तो हो सकता है इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाए कि रिपब्लिक के छठे भाग में जो ज्ञान के भाग जो बताएं वो 4 भाग बताएं। एक होता है काल्पनिक ज्ञान, दूसरा होता है व्यवहारिक ज्ञान या इंद्रिय ज्ञान, तीसरा होता है बौद्धिक ज्ञान या परिकल्पनात्मक ज्ञान, ठीक है, और चौथा होता है विवेकात्मक बोध ज्ञान। तो इस तरह से ये 4 आपने जो नॉलेज की जो इन्होंने अलग अलग टाइप्स बताए हैं, ठीक है, इनको याद रखना और कहाँ पे दिए गए, ये रिपब्लिक के छठे भाग में लिखे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट न्याय पर जो विचार हैं, ठीक है, अलग अलग लोगों ने जो न्याय पर क्या विचार दिए थे। देखिए, जब जस्टिस की बात की जा रही थी रिपब्लिक के अंतर्गत, ठीक है, तो प्लेटो ने क्या किया, सबसे पहले दूसरों से पूछा कि न्याय क्या है। तो जिसमें मुख्यतः सिफाल्स हैं, पॉलीमार्क्स हैं, थ्रेसिमेक्स हैं, ग्लूकोन और प्लेटो ने फाइनली जो है न्याय के ऊपर अपनी परिभाषा दी हुई है। तो सबसे पहले सिफाल्स का क्या कहना था कि न्याय क्या है। न्याय जो है सत्य भाषण और ऋण का भुगतान करना न्याय है, ठीक है। सत्य भाषण और ऋण का भुगतान करना ही न्याय है, ऐसा सिफाल्स मानते हैं, ठीक है। पॉल मार्क्स क्या मानते हैं, पॉल मार्क्स कहते हैं कि न्याय क्या है, मित्रों के साथ भलाई और शत्रु के साथ शत्रुता में ही निहित है। अगर आप अपने दोस्तों के साथ अच्छा करते हो, ठीक है, और अपने दुश्मनों के साथ आप अपना वैसा ही करते हो जैसा वो लोग आपके साथ करें, तो ये भी अपने आप में एक न्याय है, ठीक है। थ्रेसिमेकस जो है ये अलग मानते हैं, ये कहते हैं कि जस्टिस इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर, मीन्स कि बलवान के स्वार्थ की सिद्धि करना ही न्याय है। और ग्लूकोन ये मानते हैं कि निर्बलों की आवश्यकता ही न्याय है। लेकिन फाइनली प्लेटो क्या मानते हैं कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को वह सब उपलब्ध करवाना जिसके लिए वह प्राप्य है, ठीक है। जस्टिस मीन्स प्रोवाइड एवरीबॉडीज शेयर, ठीक है। जस्टिस का जो है यहाँ पे प्लेटो ये मानते हैं कि हर किसी के लिए, जो जिसके लिए जितना कैपेसिटी रखता है, कैपेबिलिटी रखता है, ठीक है, उसके लिए वो चीज़ें उपलब्ध करवाना वही न्याय है। प्लेटो का ये मानना था, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है। अलग अलग डेफिनेशंस आती हैं, ठीक है, इस तरह से, और मैच करने के लिए आ सकता है कि किसने जो है न्याय को भाषण या ऋण का भुगतान माना है, या किसने न्याय को जो है भलाई और शत्रु के साथ शत्रुता और मित्र के साथ भलाई के तौर पर जो डिफाइन करने की कोशिश की है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन आपको बनता है। और फाइनली प्लेटो जो है इनको रिजेक्ट करते हुए मानते हैं कि न्याय जो है बाहरी तौर पर नहीं है, न्याय जो है इंटरनल एक इंस्टिंक्ट होता है मनुष्य के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से प्लेटो के मानते हैं कि समाज में हर वर्ग के द्वारा अपना कर्तव्य का जब पालन होगा तो वही न्याय होगा। प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के संबंध में अगर हम और ज़्यादा थोड़ी बात करें तो प्लेटो का जो न्याय का संबंध है वो कानून से नहीं नैतिकता से है। ये बिल्कुल सही बात है। प्लेटो ने जो है अपने पूरे थॉट में कानून की तो बात ही नहीं की है, क्योंकि उनका ये मानना था कि कानून क्या है, कानून जो फिलोसफर किंग कहेगा वही कानून होगा, ठीक है। इसलिए कानून की कोई अलग से उन्होंने व्याख्या नहीं की है। और अगर बात की जाए न्याय की, तो न्याय का संबंध उन्होंने कानून से नहीं बल्कि नैतिकता से माना है, मीन्स एथिक्स से माना है कि व्यक्ति के अंतर्गत जो एक नैतिक चीज़ है न्याय, ठीक है, इंटरनल है, ये बाहरी नहीं है बल्कि आंतरिक है। व्यक्ति का अपना स्वभाव न्यायपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। और वो कैसे होगा कि हम अपने स्फेयर में, अपनी फील्ड में हम अपना काम करें और दूसरों के कार्यों में हम कोई हस्तक्षेप ना करें, तो अपने आप ही न्याय की स्थापना हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से प्लेटो क्या मानते हैं कि न्याय क्या है, ये नैतिकता से संबंधित है, ठीक है। न्याय बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है, जबकि पॉल मार्क्स, ग्लूकोन, सिफाल्स न्याय को जो बाहरी मानते हैं, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी भी बात की है, ठीक है। व्यक्ति के 3 गुण होते हैं जिसमें तृष्णा, शौर्य, ज्ञान, मीन्स एपिटाइट, ठीक है। एक आपकी जो प्रोड्यूसर क्लास होती है, शौर्य मीन्स जो आपके सोल्जर्स होते हैं, ठीक है। एंड ज्ञान किसके पास होता है, ज्ञान होता है, रीजन होता है आपके रूलर क्लास के पास, ठीक है। तो इन तीनों में सामंजस्य स्थापित करना ही न्याय है। यहाँ पे व्यक्ति के 3 गुण हैं, ठीक है। तृष्णा, एपिटाइट जो प्रोड्यूसर क्लास की होती है, मैं आपको दोबारा से रिपीट करके बताता हूँ अगर समझ ना आए, ठीक है। पहला गुण है मनुष्य के अंदर तृष्णा, ठीक है। दूसरा गुण है शौर्य, तीसरा है ज्ञान। जब इन तीनों गुणों में जो है सामंजस्य स्थापित हो जाएगा तो अपने आप न्याय की स्थापना हो जाएगी। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि ये 3 गुणों में कैसे, ठीक है। देखो, इन गुणों से कोरिस्पॉन्डेंस इन्होंने क्या किया है, कोरिलेट किया इन्होंने सोसाइटी के 3 सेक्शंस को, ठीक है। जिसमें वो प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं तो प्रोड्यूसर के पास क्या होती है, तृष्णा होती है, एपिटाइट होती है, ठीक है। वो काम करेंगे, वर्कर्स हैं वो, ठीक है। इसीलिए प्रोड्यूसर क्लास के पास तृष्णा होगी। जो शौर्य की बात की है उन्होंने, तो शौर्य भी मनुष्य के अंदर का ही एक गुण है, लेकिन ये गुण किन लोगों में रहता है, जो सोल्जर्स हैं, जो राज्य की रक्षा करते हैं, जो सैनिक वर्ग है आपका, ठीक है। और जो ज्ञान का जो गुण है मनुष्य के अंदर, ये ज्ञान का गुण किसके पास रहता है, जो आपकी रूलर क्लास है, ठीक है, जो शासन करते हैं हमारे राज्य में, ठीक है। तो उनके पास क्या रहता है, ज्ञान। मतलब इन तीनों क्लासेस, जैसे प्रोड्यूसर क्लास हो गई, सोल्जर क्लास होगी और उसके बाद रूलर क्लास होगी, इन तीनों क्लासों के भीतर जो सामंजस्य स्थापित होगा तो अपने आप ही न्याय की स्थापना हो जाएगी, ठीक है। तो न्याय के 2 पहलू हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि एक वो बोलते हैं वैयक्तिक स्तर पर, ठीक है, और एक होता है सामाजिक स्तर पर। अब वैयक्तिक स्तर पर साहस, वासना और विवेक, वही बात आ गई। साहस किसके पास है,
साहस है आपका सोल्जर्स के पास, वासना किसके पास है, वो प्रोड्यूसर क्लास के पास है, और जो आपका जो विवेक है, रीज़न, ये किसके पास है, ये आपकी शासक वर्गों के पास है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये समाज के तीन स्तर, सामाजिक स्तर में हम देखें तो ये तीन क्लासेस हैं, उत्पादक, सैनिक और शासक, और इन्हीं में ये तीन गुण जो है इनको रिलेट करते हैं या इनको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो प्लेटो मानता था कि इन्हीं तीन वर्गों में जो है सामंजस्य स्थापित करना ही न्याय होता है। तो प्लेटो के न्याय में सर्वसत्ताधिकारवादी अंकुर छिपे हुए हैं, अतः प्लेटो के न्याय में फांसीवादी विचार छिपे हैं। किसने कहा है? कार्ल पॉपर ने। तो कार्ल पॉपर ने प्लेटो के संदर्भ में ऐसा कहा है, और ये कोटेशन भी पूछी जा सकती है कि किसने कहा है कि प्लेटो के न्याय में सर्वसत्ताधिकारवादी अंकुर छिपे हैं। मतलब प्लेटो कैसी बात कर रहे हैं अपने न्याय में, कहीं ना कहीं एक अथॉरिटेरियन बात कर रहे हैं। ठीक है, अंकुर छिपे हुए हैं, सर्वसत्ताधिकारवादी टोटलिटेरियनिज्म के अंकुर छिपे हुए हैं, अतः प्लेटो के न्याय में फांसीवादी विचार छिपे हुए हैं। तो ये बात कार्ल पॉपर ने कही, और कार्ल पॉपर जो प्लेटो को क्या मानता है? मुक्त समाज का शत्रु भी मानता है। ठीक है, तो ये इन्होंने बुक भी लिखी है, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी 1945 में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषताएं। आपको पता है कि प्लेटो ने एक आइडियल स्टेट का जो कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है, जो कि कल्पनात्मक राज्य था। ठीक है, उसमें ये बात करते हैं कि राज्य का जन्म जो समाज में तीन गुणों से होता है। ठीक है, वो क्या गुण होंगे उसमें? क्षुब्धता, साहस तथा विवेक के आधार पर राज्य की तीन मूलभूत आवश्यकताएँ होंगी, और उन आवश्यकताओं को जो प्रोड्यूसर क्लास, आपकी डिफेंस एंड रूल क्लास जो है उनको पूरा करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ऑलरेडी हमने जैसे जस्टिस की बात की, ठीक है, वहाँ पे हमने मनुष्य के तीन गुणों की बात की है। ठीक है, उन गुणों को जो है उन्होंने किसके साथ कोरिलेट किया है? समाज के तीन वर्गों के साथ। पहला हुआ आपका जो क्षुब्धता, या इसको एपेटाइट भी कहते हैं, ये जो गुण है ये किसको दर्शाता है? समाज में प्रोड्यूसर क्लास को। साहस, जो करेज, जो दूसरा गुण है मनुष्य के अंदर, ये गुण किसको दर्शाता है? डिफेंस, या आपकी जो सोल्जर क्लास है। ठीक है, और तीसरा जो विवेक है, रीज़न, ठीक है, ज्ञान, बुद्धि, ये जो गुण है मनुष्य का, इस गुण को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? रूलर। ठीक है, जो शासन करते हैं। ठीक है, तो इनके लिए जो है राज्य का जन्म हुआ है, ऐसा प्लेटो के अनुसार माना जाता है। ठीक है, तो इसमें विशेषताएं क्या थी कि न्याय पर आधारित राज्य होगा। ठीक है, ये जो आइडल स्टेट होगा ये किस पे आधारित होगा? न्याय पर। और न्याय क्या था? प्लेटो के अनुसार न्याय क्या था? जब इन तीनों क्लासों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना काम किया जाएगा और एक दूसरे के साथ एक सामंजस्य स्थापित किया जाएगा, तो न्याय की स्थापना हो जाएगी। तो इस तरह से न्याय भी होगा आदर्श राज्य में। शिक्षा राज्य का आधार स्तंभ होगा। ठीक है, शिक्षा की बात की है इसमें प्लेटो ने, जो है शिक्षा की अलग अलग स्टेजेस की बात की है। ठीक है, जिसमें एलिमेंट्री एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से शिक्षा के ऊपर भी बात करते हैं, शिक्षा का भी उन्होंने उसमें जिक्र किया। स्त्री व पुरुषों को एक समान शिक्षा की भी बात की है। यहाँ पे ये जो उन्होंने स्त्री व पुरुषों को जो समान शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया है? ये इन्होंने स्पार्टा से लिया है। ठीक है, और दार्शनिक राजा तैयार करना, एक फिलोसोफर किंग को तैयार करना, और राज्य का जो संचालन है वो कौन करेगा? दार्शनिक राजा ही करेगा अकॉर्डिंग टू प्लेटो। ठीक है, जो इनका आदर्श राज्य, इसमें दार्शनिक राजा तैयार किया जाएगा। और दार्शनिक राजा के लिए जो एजुकेशन के जो अलग अलग फेजेस है, उन एजुकेशन के फेजेस को जो है क्रॉस करने के बाद ही एक फिलोसोफर किंग फाइनली तैयार होगा जो राज्य का संचालन करेगा। ठीक है, अगर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोटेशन है दैट हु सेड, प्लेटो ने स्वार्थ सिद्धि के लिए दार्शनिक राजा को कुलीन वर्ग से लिया ताकि उसे लाभ हो। ठीक है, जैसे हमने देखा कि दार्शनिक राजा कहाँ से होगा? जो रूलर क्लास है, आपकी जो एलीट क्लास है, या आप जो रीजन जिनके पास होगा। ठीक है, वहाँ से दार्शनिक राजा को जो है प्लेटो ने लिया है अपने राज्य के शासन के लिए। ठीक है, तो कार्ल पॉपर ने इसको क्रिटिसाइज करते हुए कहा है कि प्लेटो क्यों दार्शनिक राजा को जो है कुलीन वर्ग से लेना चाहता है ताकि उसको जो है लाभ हो। ठीक है, तो ये कार्ल पॉपर ने जो है इसकी आलोचना की है इस फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्पार्टा की शिक्षा व्यवस्था कैसी थी स्पार्टा से। ठीक है, तो देखिए स्पार्टा में जो है राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा थी, वहाँ की जो एजुकेशन थी वो कैसी थी? स्टेट कंट्रोल्ड थी, एज कंपेरिजन टू अगर हम एथेंस की बात करें तो एथेंस में जो प्राइवेट हैंड में थी, वहाँ पे राज्य का कोई नियंत्रण नहीं था शिक्षा के ऊपर। ठीक है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं कि स्पार्टा में जो शिक्षा व्यवस्था थी तो वो राज्य नियंत्रित थी। दूसरी बात क्या थी कि 7 वर्ष की आयु से बालकों को जो माता पिता से अलग कर शिक्षा दी जाती थी उनको। ठीक है, और तीसरा कि लिंग पर आधारित भेदभाव नहीं था, मतलब वहाँ पे एजुकेशन जो थी वो मेन एंड वुमेन सब के लिए थी। ठीक है, सबके लिए इक्वली बराबर थी। ठीक है, शिक्षा में व्यवसाय और युद्ध विद्या भी दी जाती थी। ठीक है, व्यवसाय नहीं, व्यायाम और युद्ध विद्या भी दी जाती थी शिक्षा में। ठीक है,
तो इस तरीके से ये स्पार्टा का एजुकेशन सिस्टम है। तो बहुत बार इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्लेटो ने स्पार्टा से क्या अपनाया। जैसे हमने स्पार्टा की एजुकेशन सिस्टम तो देखी, अब हम देखते हैं कि प्लेटो ने स्पार्टा से किस आइडिया को लिया है। सबसे पहले जो शिक्षा जो राज्य के द्वारा नियंत्रित हो, ठीक है, तो हमने देखा कि वहाँ पे जो एजुकेशन थी वो स्टेट कंट्रोल्ड थी। तो प्लेटो ने भी कहीं ना कहीं एथेंस की शासन व्यवस्था के लिए, एक आदर्श राज्य के लिए जो ये माना कि राज्य के द्वारा नियंत्रित शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी, वहाँ पे जैसे हमने देखा कि एजुकेशन सबके लिए इक्वल थी, चाहे वो स्त्री है चाहे पुरुष है, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। तो प्लेटो ने क्या किया, वहाँ से ये आइडिया लिया और स्त्री और पुरुष दोनों को जो समान शिक्षा देने की बात की, और साथ साथ उन्होंने सैनिक शिक्षा को भी इसमें ऐड किया, जो कि प्लेटो ने कहाँ से लिया, स्पार्टा से लिया। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। एंड एक मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी क्या था कि जैसे बात की जा रही थी उनके आइडल स्टेट में, ठीक है, कि न्याय की स्थापना करने के लिए जब उन्होंने जो रूलर क्लास की बात की है, ठीक है, और एक आपकी जो सोल्जर क्लास है, ठीक है, दूसरी आपकी एपेटाइट क्लास है। तो जो रूलर और सोल्जर क्लास है वो जो है अपने पास ना तो फैमिली रखेंगे ना तो प्रॉपर्टी रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो जो परिवार और प्रॉपर्टी के चक्कर में रहेंगे तो फिर उसके बाद वो सोसाइटी की तरफ अटेंशन नहीं दे पाएंगे, वो उनकी केयर नहीं कर पाएंगे, एक जस्टिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, या एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिटिव फीलिंग आ जाएगी, ठीक है, एक प्रतियोगिता की भावना उनके अंदर विकसित हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, करप्शन और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए प्लेटो ये चाहते थे कि जो दो क्लासेस हैं ये, ठीक है, एक रूलर क्लास होगी, एक सोल्जर क्लास होगी, ठीक है, ये क्या करे, ये जो है ना तो अपने पास प्रॉपर्टी रखे ना तो अपने पास फैमिलीज रखे, ठीक है। तो ये था उनका कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी। तो ये भी इन्होंने कहाँ से लिया, स्पार्टा से लिया है। सैनिक शिक्षा वहाँ से ली है, स्त्री पुरुष एजुकेशन वहाँ से ली है, और स्टेट कंट्रोल एजुकेशन जो इन्होंने वहाँ से ली है। तो ये आपने याद रखना है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्होंने स्पार्टा से क्या क्या आइडिया लिया है, ठीक है। अब प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की विशेषताएं अगर हम देखें तो एक उचित आयु में उचित शिक्षा की बात की गई है। उसमें व्यापक पाठ्यक्रम देखने को हमें मिलता है, जिसमें हमने देखते हैं कि 0 से 6 वर्ष, 6 से 18, 18 से 20, 20 से 30, 30 से 35, ये अलग अलग फेजेस चलते हैं प्लेटो की शिक्षा के, ठीक है। उसके बाद संगीत की भी इसमें बात की गई है, ठीक है, संगीत को ऐड किया गया है इनकी शिक्षा में। उसके बाद स्त्री पुरुष की समानता की बात की गई है कि स्त्री और पुरुष दोनों को जो इक्वल एजुकेशन दी जाएगी। आदर्श शासक निर्माण में सहायक, शारीरिक एवं मानसिक विकास, ये सब चीज़ें जो है प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था में ऐड की गई है। सारी जो है प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं स्पार्टा और एथेंस की जो शिक्षा है, ठीक है, उनके बीच में हम एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि कैसी कैसी स्टडी वहाँ पे एजुकेशन थी, ठीक है। तो स्पार्टा की बात करें तो स्पार्टा में हमने देखा कैसी थी एजुकेशन, कैसी थी, स्टेट कंट्रोल थी, और एथेंस में नो कंट्रोल ऑफ स्टेट, ठीक है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट। स्पार्टा में क्या होता था, 7 वर्ष की आयु से बालकों को माता पिता से लग कर शिक्षा दी जाती थी, ठीक है। लेकिन एथेंस में क्या देखते हैं, माता पिता सिर्फ अक्षर ज्ञान करवाएंगे, ठीक है। स्पार्टा में हम देखते हैं कि लिंग आधारित भेदभाव नहीं था, मतलब एजुकेशन जो है मेन एंड वीमेन सभी के लिए इक्वल थी, ठीक है। जबकि एथेंस में क्या था, 3 स्तरों पर शिक्षा दी जाती थी, जिसमें खेल कूद, पढ़ना लिखना इत्यादि भी था, ठीक है। और यहाँ पे फीमेल के लिए भी एजुकेशन नहीं थी, ठीक है। बाद में जब प्लेटो ने ये वहाँ से स्पार्टा से जब ये कॉन्सेप्ट लिया, ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए जो इक्वल एजुकेशन, तो तब उसके बाद हुई। शिक्षा में व्यायाम और युद्ध विद्या भी दी जाती थी। प्लेटो ने शिक्षा को राज्य व व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक माना है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो स्पार्टा और एथेंस के बारे में थी, ठीक है। हो सकता है इस तरह से कंपैरेटिव स्टडी बनाकर भी एक क्वेश्चन पूछा जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना किसने की है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जानकारियां हैं, मैंने कहा है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड माइंड लेकर चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बार्कर व नेटशिल्प ने जो है नेटलशिप ने जो है प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना की है, ठीक है। प्लेटो का साम्यवाद अर्ध साम्यवाद है, क्योंकि ये सिर्फ संरक्षक वर्ग पर ही लागू होता है, ठीक है। ये कहकर जो है प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना की है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा कि ये साम्यवाद किसके लिए लागू होता है, सिर्फ 2 क्लासेस के लिए, आपकी एक रूलिंग क्लास होगी और दूसरा आपकी सोल्जर क्लास होगी। जबकि जो आपका जो थर्ड जो आपकी क्लास थी एपेटाइट क्लास, ठीक है, उसके लिए ये साम्यवाद नहीं था, ठीक है। इसलिए ये सिर्फ जो संरक्षक वर्ग पर ही लागू होता है, जिस आधार पर जो है इसको अर्नेस्ट बार्कर व नेटलशिप के द्वारा जो क्रिटिसाइज़ किया गया, इसकी आलोचना की गई है, ठीक है ना। हु सेड बढ़ई
और दर्जी बनने के लिए कुछ भी प्रशिक्षण होते थे लेकिन शासक बनने के लिए नहीं। तो ये प्लेटो की कोटेशन है, ठीक है, जिसमें वो कहते हैं कि कोई भी नाई या दर्जी जो है राजा नहीं बन सकता, ठीक है। इसी बात को माइंड में रखते हुए कहते हैं कि बढ़ई और दर्जी बनने के लिए कुछ भी प्रशिक्षण होते थे लेकिन शासक बनने के लिए नहीं। तो ये प्लेटो ने कहा है। नेक्स्ट वन, दैट हु सेड कि राजा का दार्शनिक एवं दार्शनिक का राजा होना संभव नहीं है। ये इमैनुअल कांट ने कहा है, ठीक है। फिलोसफर किंग के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने कहा है कि राजा का दार्शनिक, ज़रूरी नहीं कि राजा दार्शनिक हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि जो दार्शनिक हो वो राजा हो, ठीक है। तो इस तरीके से इमैनुअल कांट ने ये बात कही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट एक मिलान के लिए मैंने ऐसे क्वेश्चन बनाया, ये भी एरिस्टोटल का, सॉरी प्लेटो का ही है, क्योंकि उन्होंने अलग अलग शासन व्यवस्थाओं की बात की, ठीक है। जिसमें सबसे पहले अगर हम राजतंत्र की बात करें, मोनार्की की बात करें, तो मोनार्की में क्या होता है कि प्रभुसत्ता एक के हाथों में होती है और शासन कैसा होता है, कानून अनुसार होता है, ठीक है। बेशक शासन जो है कानून के अनुसार हो रहा है, लेकिन जो प्रभुसत्ता वो किसके हाथ में होती है, एक के हाथ में होती है, राजा के हाथ में होती है, ठीक है। दैट इज़ वाई दैट इज़ कॉल्ड मोनार्की, ठीक है, राजतंत्र। नेक्स्ट है अत्याचार तंत्र, जिसको टायरेनी भी कहते हैं। प्रभुसत्ता, इसमें भी प्रभुसत्ता एक के हाथों में ही रहती है लेकिन कानून का उल्लंघन किया जाता है, मतलब जो शासन व्यवस्था है वो कानून के अनुसार नहीं चलाई जाती है, ठीक है, और प्रभुसत्ता भी एक हाथ में रहती है। तो ऐसी व्यवस्था को क्या कहा गया है, अत्याचार तंत्र, टायरेनी, ठीक है। नेक्स्ट है कुलीन तंत्र या एरिस्टोक्रेसी, जिसको इंग्लिश में कहें। तो इसमें क्या होता है कि प्रभुसत्ता कुछ लोगों के हाथों में होती है और शासन भी कानून अनुसार चलता है, ठीक है। अब देखिए, शासन भी कानून के अनुसार चलेगा, लेकिन जो प्रभुसत्ता है अब यहाँ पे जो एक हाथ में नहीं है बल्कि ये कुछ लोगों के हाथ में है, ठीक है। और ओलिगार्की, ठीक है, सामंत तंत्र, इसमें क्या होता है कि प्रभुसत्ता कुछ लोगों के हाथ में लेकिन कानून की उपेक्षा की जाती है। बिल्कुल सेम जैसे इस तरीके से कि यहाँ पे कुछ लोगों के हाथ में लेकिन कानून का पालन किया जाए तो वो कुलीन तंत्र हो गया, जबकि इसका जो बिगड़ा हुआ रूप कौन सा है, ओलिगार्की की प्रभुसत्ता उन्हीं कुछ लोगों के हाथ में लेकिन कानून की अपेक्षा की जाएगी या उपेक्षा की जाएगी, कानून का उल्लंघन किया जाएगा, दैट इज़ भाई इसको जो है ओलिगार्की कहा जाता है। उसके बाद आती है लोकतंत्र, ठीक है, डेमोक्रेसी की प्रभुसत्ता कुछ लोगों के हाथ में रहती है, शासन चाहे कानून के अनुसार हो या ना हो, इसमें कुछ लोगों के हाथों में ही प्रभुसत्ता रहती है, ठीक है। और ये सिर्फ एक मिथ के तौर पर माना जाता है कि जी हाँ, डेमोक्रेसी में जो पावर होती है लोगों के हाथ में होती है। वास्तव में जैसे कि रूसो ने भी कहा कि इंग्लैंड के लोग जो है 5 साल में सिर्फ एक बार स्वतंत्र होते हैं। तो मतलब ये कि जब डेमोक्रेसी के तौर पर जब इलेक्शन होते हैं तो एक दिन उनके हाथ में पावर रहती है, उसके बाद रिमेनिंग 5 ईयर तक वो गुलाम रहते हैं, ठीक है। तो लोकतंत्र को तो वैसे भी प्लेटो पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। लोकतंत्र के सबसे बड़े आलोचक रह चुके हैं प्लेटो, ठीक है, जो मानते हैं कि प्रभुसत्ता क्या होता है, इसमें कुछ लोगों के हाथ में होती है, चाहे वो शासन जो है कानून के अनुसार हो या ना हो, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो तथ्य है प्लेटो के संदर्भ में, ठीक है। इसमें हमने सारे वन लाइनर जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी हमने मेंशन करने की कोशिश की है, ठीक है। हो सकता है ये आपके एग्ज़ाम में काम आ जाए, ठीक है। तो देखिए, प्लेटो का जो सबसे लंबा संवाद है वो कौन सा है, द लॉज है, ठीक है। और आपको ने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि द लॉज जो है कब लिखी गई, क्योंकि मैंने वीडियो के शुरू होने से पहले मैंने द लॉज के बारे में बात की, रिपब्लिक के बारे में बात की और स्टेट्समैन के बारे में बात की है, ठीक है। तो जो सबसे लंबा संवाद है, डायलॉग है, वो कौन सा है, द लॉज है, ठीक है। प्लेटो के आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी थी, 5040, ठीक है। प्लेटो ने राजनीति शास्त्र को नैतिकता का एक भाग माना, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने जो है कानून को जो है दरकिनार करते हुए कहीं ना कहीं नैतिकता को जो ज़्यादा महत्व दिया था, ठीक है। प्लेटो की अध्ययन पद्धति कैसी है, डिडक्टिव है या निगमनात्मक है, ठीक है। और जो निगमनात्मक पद्धति होती है वो क्या होती है, जनरल टू पर्टिकुलर की ओर निष्कर्ष निकालना होता है, ठीक है, जनरल टू पर्टिकुलर। और इसके विपरीत अरिस्टोटल की कौन सी है, उनकी इंडक्टिव है, मीन्स पर्टिकुलर टू जनरल, ठीक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट कि सर्वोत्तम जो संभावित राज्य का उल्लेख है जो किस बुक में किया गया है, ये स्टेट्समैन में किया गया है। तो सबसे पहले जो है रिपब्लिक में ये क्या करते हैं, एक आइडल स्टेट की बात करते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में जब इन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो अगले जो आने वाले दशक थे उसमें इन्होंने क्या किया, एक और बुक लिखी स्टेट्समैन, ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या क्या कहा कि एक सेकंड बेस्ट स्टेट, सर्वोत्तम संभावित राज्य की इसमें इन्होंने बात की थी, जिसमें कहीं ना कहीं इन्होंने कानून को भी जो है इम्पोर्टेंस दी थी, जो कि अगर हम आइडल स्टेट में जैसे रिपब्लिक में देखें तो कानून की जगह उन्होंने नैतिकता को इम्पोर्टेंट माना था, ठीक है ना। विधि के शासन की बात भी जो स्टेट्समैन में की गई, ऑब्वियसली मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि स्टेट्समैन के अंतर्गत इन्होंने कहीं ना कहीं विधि की बात की, ठीक है, विधि के शासन की बात की। अदरवाइज़ ये जब कह रहे थे कि फिलोसफर किंग के द्वारा जो कहा जाएगा वही कानून होगा, लेकिन इसमें जो चेंज हो गए थे वो, है ना।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि प्लेटो सुकरात के इस वाक्य से काफ़ी प्रभावित था कि सद्गुण ही ज्ञान है। ठीक है, आपका जो वर्चू है वही आपका नॉलेज है। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लेटो जो सुकरात के किस वाक्य से ज़्यादा प्रभावित था, तो वो कौन सा वाक्य था, सद्गुण ही ज्ञान है या वर्चू इज़ नॉलेज। ना प्लेटो की अकेडमी जो कब बनाई गई थी, 386। ठीक है, अकेडमी की स्थापना किसने की थी, प्लेटो ने की थी। 386 में जो है इसको यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय भी कहा गया है। ठीक है, और मानव राज्य जो है मानव मस्तिष्क का ही एक विराट रूप है। प्लेटो ने ये कहा कि स्टेट इज़ अ इंडिविजुअल रिट लार्ज। ठीक है, राज्य क्या है, मानव मस्तिष्क का ही एक विराट रूप है। किसने कहा, ये प्लेटो ने कहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे है प्लेटो कहते हैं कि विचार क्या है, समूचे संसार का मूल तत्व है। ठीक है, और ये मानते हैं कि जो भौतिक दुनिया है, ठीक है, वो विचारों की छाया मात्र है। अतः विश्व के दो प्रकार माने हैं इन्होंने। ठीक है, एक विचारों की दुनिया और एक भौतिक व वास्तविक दुनिया। आपके दिमाग में जो विचार है, एक तो हो गया वो विचार, ठीक है, एक वो वाली दुनिया, और एक बाहर वो उस विचार के रूप में बाहर जो चीज़ उपलब्ध है मटीरियल के रूप में। ठीक है, एक वो, तो मटीरियल को इन्होंने क्या माना है, भौतिकी को क्या माना है, उस विचार की एक छाया मात्र माना है इन्होंने। ठीक है, प्लेटो ने, और विचार को ही पूरे संसार का जो है मूल तत्व माना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे बात करते हैं विचार के संदर्भ में। अब जब सत्य की बात आती है कि सच क्या है, सत्य क्या है, तो तत्कालीन यूनानी युग में सत्य के संबंध में भी दो प्रकार के विचार थे। एक हेराक्लेटिस और दूसरा पैरामिडिस ने जो विचार रखा था। हेराक्लेटिस ये मानते थे कि ये विश्व निरंतर परिवर्तनशील है, मतलब ये वर्ड जो कैसा है, ये परिवर्तनशील है, चेंज होता रहता है। जबकि पैरामिडिस ये मानते हैं कि सत्य सदैव स्थायी है, वह अपरिवर्तनशील होता है। ठीक है, जो सच है, जो सत्य है, वो सदैव स्थायी रहता है और उसमें कभी भी चेंज नहीं आता, परिवर्तन नहीं आता। अब यहाँ पे दोनों विचारों में मतभेद था, तो प्लेटो आए, प्लेटो ने इन दोनों के विचारों को जो है कहीं ना कहीं स्वीकार करते हुए एक तीसरा नया विचार बनाया कि इन्होंने कहा, प्लेटो ने दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित किया कि सत्य स्थायी होता है, इसकी परछाई बदलती रहती है। ठीक है, सत्य जो है स्थायी रहता है जैसा कि पैरामिडिस मानते हैं, लेकिन हेराक्लेटिस के विचार के बीच में इन्होंने सम्मान करते हुए ये कहा कि सत्य की जो परछाई वो बदलती रहती है। ठीक है, मतलब आपके माइंड में विचार बदलता रहता है लेकिन बाहर जो मटेरियल है वो बिल्कुल स्थायी रहता है। ठीक है, तो इस तरह से प्लेटो बात करते हैं विचार के संदर्भ में। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट है विचार के बारे में प्लेटो क्या मानते हैं। विचार कैसा, प्लेटो के अनुसार विचार तत्व होते हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस भी आया हुआ था। ठीक है, कि प्लेटो क्या मानते हैं, विचार कैसे हैं, तत्व है। ठीक है, जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा कि विचार को इन्होंने पूरे संसार का जो है या समूचे संसार का जो है तत्व माना है विचार को। ठीक है, और विचार तत्व होते हैं, विचार सभी चीज़ों के सार होते हैं तथा वस्तुएं विचारों का प्रतिबिंब होती है। तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है इनके बारे में कि प्लेटो ने इस तरह का माना है। ठीक है, और कहते हैं कि हर आत्मा के तीन गुण होते हैं, विवेक, साहस व तृष्णा। जैसे हमने ऑलरेडी बात की, विवेक को कौन रिप्रेजेंट करता है, आपका जो रूलर क्लास है, ठीक है, या रूलर वर्ग है आपका। साहस को कौन रिप्रेजेंट करता है, आपका जो सोल्जर वर्ग है। और तृष्णा या एपेटाइट को कौन रिप्रेजेंट करता है, ये आपका जो प्रोड्यूसर क्लास है। ठीक है, तो इस तरीके से तीन समाज के जो इन्होंने वर्ग बताए हैं मनुष्य की आत्मा के इन तीन गुणों के आधार पर। ठीक है, और राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है, ऑलरेडी हमने देखा। प्लेटो कहते हैं, प्लेटो ने राज्य व समाज में कोई अंतर नहीं किया। बिल्कुल, जो ग्रीक ये पॉलिटिकल थिंकर थे, ये जो राज्य व समाज में कोई भी अंतर नहीं मानता। लेकिन अगर वर्तमान दौर पर देखें तो राज्य क्या है, राज्य जो समाज का एक अंग है। समाज जो बड़ा है और राज्य छोटा है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मा के गुण के अनुसार कार्य करना चाहिए, यही न्याय है। तो बिल्कुल सही बात है। जैसे ये गुण है हमारे, ठीक है, विवेक है, साहस है, तृष्णा, ये व्यक्ति के अंदर के गुण हैं। जब ये तीनों गुण जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करेंगे, ठीक है, अपने अपने विवेक के अनुसार जब मनुष्य काम करेगा, अपने अपने गुण के अनुसार जब मनुष्य काम करेगा, तो अपने आप ही न्याय की स्थापना हो जाएगी। प्लेटो ने शासन को एक कला माना है। ठीक है, शासन को इन्होंने एक कला माना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें प्लेटो के बारे में। और कुछ देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा व साम्यवाद से स्थापित राज्य ही न्यायपूर्ण होगा, ऐसा प्लेटो मानते थे। ठीक है, क्योंकि प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में जो है शिक्षा और साम्यवाद को जो काफ़ी महत्व दिया है। ठीक है, शिक्षा के द्वारा एक फिलोसफर किंग को तैयार किया जाएगा, और फिलोसफर किंग और आपके जो सोल्जर क्लास है, ठीक है, रूलिंग क्लास और सोल्जर क्लास, उनके ऊपर एक साम्यवाद जो है लागू किया जाएगा, जिसमें वो पत्नियों और अपने फैमिली और अपनी प्रॉपर्टी को नहीं रख सकेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, और इन्होंने कहा कि कोई भी धोबी, मोची या नाई जो राजा नहीं हो सकता। तो ये बात किसने कही है, प्लेटो ने कही है। ठीक है,
राज्य मानव मस्तिष्क का ही विराट रूप है। देखिए कुछ रिपीट भी हो रही है कुछ लाइनें, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो प्लेटो ने कहा है। और एक और बात इन्होंने कही कि राज्य का निर्माण ओक के वृक्ष से नहीं बल्कि व्यक्तियों के चरित्र से होता है। प्लेटो ने ये बात कही है कि राज्य का जो निर्माण है वो ओक के वृक्ष से नहीं बल्कि कैसे होता है, व्यक्तियों के चरित्र से होता है। फिर राज्य की प्रकृति आंगिक, जैविक या सावयवी होती है, ठीक है। इन्होंने ऑर्गेनिक स्टेट की बात की है, ठीक है, राज्य की, जिसमें व्यक्ति क्या है, राज्य का सिर्फ एक भाग मात्र है, ठीक है। इसमें कहीं ना कहीं इनकी जो राज्य की प्रकृति वो कैसी है, राज्य जो है एंड है और व्यक्ति जो है मीन्स है, ठीक है। व्यक्ति की उपेक्षा राज्य को प्राथमिकता प्रदान की, वही बात मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि राज्य को ही इसमें इन्होंने जो है एंड माना है। अब इसमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता किसको दे रहे हैं, वो राज्य को दे रहे हैं, व्यक्ति को नहीं, ठीक है। तो प्लेटो ये मानते थे कि व्यक्ति के द्वारा ही कहीं ना कहीं राज्य को जो है या राज्य का जो एंड है उसको अचीव किया जा सकता है। तो व्यक्ति क्या है, एक साधन है और राज्य जो है साध्य है, ठीक है। रिपब्लिक के जो प्रधान पात्र हैं, मतलब रिपब्लिक का जो उनका जो डायलॉग है जिसमें जस्टिस के ऊपर बात की हुई है, तो उसके जो प्रधान पात्र कौन कौन थे उसमें, एक तो पॉलीमार्क्स हैं, एंडीमेंटस है, ग्लूकोन है, सिफाल्स है, ठीक है, इत्यादि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको पूछा जाता है एग्जाम में। और प्लेटो ने राज्य को एक प्राकृतिक संस्था, स्वाभाविक व नैतिक संस्था माना है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि वो कानून को कम जबकि नैतिकता को ज़्यादा महत्व देते अपने राज्य। प्रत्येक व्यक्ति को अपना हक दिलाना ही न्याय है, ऐसा प्लेटो मानते हैं, ठीक है, कि जिस आदमी का जो हक बनता है उसको वो हक दिलाना, ठीक है। जस्टिस मीन्स टू प्रोवाइड एवरीबॉडीज शेयर, ठीक है, हर किसी का जो शेयर जो बनता है, जो उसका अपना हक बनता है उसको प्रोवाइड करवाना ही न्याय है, ठीक है। जबकि इसके विपरीत अगर हम सिफाल्स की बात करें तो सिफाल्स मानते हैं कि सत्य बोलना, ऋण चुकाना ही न्याय है। पॉलीमार्क्स से मानते हैं कि शत्रु के साथ शत्रुता, मित्र के साथ मित्रता ही न्याय होती है। थ्रैसिमेकर्स मानते हैं कि जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गर, कि शक्तिशाली व्यक्ति का हित ही न्याय है, ठीक है। ग्लूकोनी मानते कि न्याय व्यक्तियों के परस्पर समझौते का परिणाम है। न्याय अशक्त व्यक्तियों की आवश्यकता है, ठीक है। न्याय क्या है, परस्पर समझौता किया गया लोगों के द्वारा, ठीक है, ताकि न्याय को प्राप्त किया जा सके, ऐसा ग्लूकोन कहते हैं। और प्लेटो जो ये मानते हैं कि जस्टिस मीन्स टू प्रोवाइड एवरीबॉडीज शेयर, की वही बात कि हर व्यक्ति को अपना हक दिलाना ही न्याय है। तो प्लेटो ने लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को शासन का सबसे भ्रष्ट रूप माना है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन प्रीवियसली भी पूछा जा चुका है कि प्लेटो ने जो किस शासन प्रणाली को जो है भ्रष्ट रूप माना है, ठीक है, तो लोकतंत्र को। और राजतंत्र प्रणाली का जो उन्होंने समर्थन किया और इस प्रणाली को जो है वो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, ठीक है। राजनीति को एक कला भी इन्होंने कहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटो के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक कोटेशन है कि प्लेटो के दार्शनिक राजा को प्रबुद्ध अधिनायकवाद किसने कहा है, ठीक है। जो प्लेटो का जो दार्शनिक राजा वो कैसा है, एक तो प्रबुद्ध तो वो है, लेकिन इसके साथ साथ जो अधिनायकवाद की भी बात की गई कि वो अधिनायकवाद है। क्यों है अधिनायकवाद, क्योंकि वो जो है राज्य और कानून से भी ऊपर है, ठीक है। मतलब जो वो बोलेगा वही कानून माना जाएगा, कानून को भी यहाँ पे अलग से कानून की कोई बात नहीं की थी प्लेटो ने। इसलिए प्लेटो के जो दार्शनिक राजा थे उनको जो है प्रबुद्ध अधिनायकवाद कहा है। तो ये किसने कहा है, सेवाइन ने कहा, या H.G. सेवाइन ने कहा, ठीक है। नेक्स्ट है विधि। तो प्लेटो ने विधि को अज्ञान माना, परंपरा प्रथा को भी अज्ञान माना है, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसने जो है विधि को अज्ञान माना है या परंपरा को जो अज्ञान माना, तो प्लेटो ने। तो प्लेटो ने गुफा की उपमा का भी प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने एक गुफा की बात की है, ठीक है। गुफा के अंदर जो है लकड़ी जल रही है, आग जल रही है, गुफा के अंदर लोग बैठे हुए, ठीक है। वो ये समझते हैं कि जो ओरिजिनल जो रियल जो लाइट है वो उस आग की ही है, ठीक है। जबकि वो गुफा के बाहर नहीं देखते, गुफा के बाहर झांके ही नहीं है, जहाँ पे उससे भी बड़ा एक सूरज का प्रकाश है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्लेटो ने जो है मनुष्य का जो कि नॉलेज को जो है कहीं ना कहीं डिफाइन करने के लिए जो एक गुफा की उपमा का उपयोग किया है। तो ये प्रीवियसली भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि गुफा की उपमा का प्रयोग किसने किया, तो वो प्लेटो ने किया है। नाउ हु सेड, प्लेटो की शिक्षा प्रणाली उसके न्याय सिद्धांत का तार्किक परिणाम है, ये बार्कर ने कहा है, ठीक है, कि प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है वो क्या है, उसका जो न्याय सिद्धांत है उसकी एक तार्किक परिणाम है, ठीक है। रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसने कहा है, तो रूसो ने कहा है। रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा हुआ सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा है रूसो ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट हु सेड, कि अज्ञान से ज्ञान और अंधकार से प्रकाश की ओर की जो यात्रा है वही शिक्षा है, ठीक है। तो प्लेटो ने जो है शिक्षा को इस तरह से परिभाषित करते हुए कहा है कि आप अज्ञान से अज्ञान की तरफ जब जाते हो या अंधकार से प्रकाश की तरफ जाते हो तो यही न्याय है, सॉरी यही शिक्षा, नोट न्याय नहीं बल्कि यही शिक्षा है कि जब आप अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाते हो, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाते हो, तो यही वास्तव में आपकी शिक्षा है, ठीक है। तो ये बात किसने कही है, प्लेटो ने कही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लेटो ने स्पार्टा के अनुभवों से परिवार व संपत्ति के साम्यवाद का सिद्धांत दिया। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन प्रीवियसली भी पूछा जा चुका था, ऑलरेडी हमने इस वीडियो में भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया और अभी दोबारा ये रिपीट हो रहा है कि कहाँ से इन्होंने परिवार व संपत्ति का साम्यवाद लिया था। ये स्पार्टा के अनुभवों से लिया था। ठीक है, वहाँ से एजुकेशन, मेल एंड फीमेल दोनों के इक्वल एजुकेशन, सेना का जो प्रावधान था, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से ली इन्होंने, स्पार्टा से लिया है, इंक्लूडिंग संपत्ति का साम्यवाद व परिवार का साम्यवाद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कि प्लेटो को पहला कल्पना लोक के विचारक किसने कहा, तो मैक्स ने जो प्लेटो को पहला कल्पना लोक के विचारक कहा है। ठीक है, नौ प्लेटो को फांसीवाद का दार्शनिक प्रणेता भी कहा जाता है। किसने कहा है, हन्ना अरेंट ने जो है प्लेटो को क्या कहा है कि फांसीवाद के दार्शनिक प्रणेता है। ठीक है, कार्ल पॉपर ने दी ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज़, मैंने ऑलरेडी बताया था अभी कि 1945 में कार्ल पॉपर ने बुक लिखी। ठीक है, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज़। ठीक है, तो इन्होंने बुक लिखी है ठीक कार्ल पॉपर ने, जिसमें उन्होंने प्लेटो, मार्क्स व हीगल को मुक्त समाज का शत्रु माना है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकॉर्डिंग टू कार्ल पॉपर हु आर द एनिमी ऑफ द ओपन सोसाइटी, तो इसमें प्लेटो भी आता, मार्क्स भी आता, हीगल भी आता। ठीक है, नौ प्लेटो को पहला फांसीवादी कहा किसने, कार्ल पॉपर ने पहला फांसीवादी जो इन्होंने कहा है। और इनको जो फांसीवाद का दार्शनिक प्रणेता किसने कहा, हन्ना अरेंट ने कहा है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लेटो के बारे में। थोड़ा सा कुछ और देखते हैं। दार्शनिक राजा का आदेश ही कानून है। ठीक है, प्लेटो क्या मानते थे कि जो फिलोसफर किंग होगा, ठीक है, वो जो भी आदेश देगा वही कानून माना जाएगा, जबकि कानून के अलग से इन्होंने कोई अलग से व्याख्या नहीं की थी। लेकिन बाद में जब उन्होंने स्टेट्समैन बुक लिखी तो कहीं ना कहीं विधि को भी इन्होंने अलग तरीके से एक इम्पॉर्टेंट जो है कहीं ना कहीं स्पेस दिया है। ठीक है, ना फांसीवादी कभी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता को नहीं मानता, बल्कि ये मानते हैं कि राज्य ही व्यक्ति का सबसे बेहतर भलाई कर सकते हैं। तो फांसीवाद जैसे इनको दार्शनिक प्रणेता कहा है फांसीवाद का। ठीक है, इसके बाद जो है क्या माना जाता है, फांसीवाद इस तरह से मानते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता या उसकी समानता की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देते फांसीवाद। तो वैसा ही कहीं ना कहीं व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता का प्लेटो ने भी कोई जिक्र नहीं किया है। ठीक है, बल्कि ये क्या मानते हैं कि राज्य ही व्यक्ति की सबसे बेहतर भलाई कर सकता है। तो जाहिर सी बात है प्लेटो भी ही मानते हैं कि राज्य के अंतर्गत ही व्यक्ति जो अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। ठीक है ना, प्लेटो के संबंध में लिखी गई कुछ बुक्स के बारे में बात करेंगे और आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ये और बताना है कि कौन सी बुक कब आई। ठीक है, ग्रीक पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है, अर्नेस्ट बार्कर की बुक है, प्लेटो व उसके पूर्ववर्ती। ठीक है, ग्रीक पॉलिटिकल थ्योरी, प्लेटो व उसके पूर्ववर्ती। तो ये बुक जो अर्नेस्ट बार्कर ने लिखी है और कब लिखी है मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेटो व अरस्तु के दार्शनिक विचार। ठीक है, ये पुस्तक भी बार्कर की है। ठीक है, कब लिखी गई है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। एंड नेक्स्ट जो था वो है अ कंपोजिशन ऑफ पब्लिक ऑफ प्लेटोज रिपब्लिक। ठीक है, प्लेटो की रिपब्लिक का कंपोजिशन, तो ये भी बोसांके ने बुक लिखी है 1895 में, बोसांके ने बुक लिखी है प्लेटो की। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट की लेक्चर ऑन द रिपब्लिक, ये बुक जो RL नेटलशिप ने लिखी है, लेक्चर ऑन द रिपब्लिक RL नेटलशिप ने लिखी है। तो दिस वाज ऑल इम्पॉर्टेंट अबाउट द प्लेटो। ठीक है, जो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी मैंने कोशिश की कि उनको कवर करने की कोशिश की हुई है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो फ़िलहाल आज हमने पॉलिटिकल थॉट के बारे में हमने शुरुआत कर दी है, प्लेटो के बारे में आज हमने बात की है। इसके बाद हम कन्फ्यूशियस को लेकर, अरिस्टोटल को लेकर, आपके मैकियावेली को लेकर सभी हम पॉलिटिकल थिंकर्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।